गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन किया था और अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन करने के साथ साथ अपवर्तनांक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने बताया था कि अपवर्तनांक के आंकिक प्रश्नों में जिस माध्यम के सापेक्ष हमको अपवर्तनांक पूछता है उस माध्यम की चाल या वेग का मान को ऊपर की ओर रखा जाता है और जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका मान पूछा जाता है, उसके अपवर्तनांक को, उसके चाल या वेग को नीचे की ओर रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है। आज हम टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हम तीन प्रकार के डायग्रामों के बारे में विचार करते हैं। पहले एक डायग्राम हमारे पास में ये है, इसमें ये नीचे की ओर जल माध्यम है। नीचे क्या है, इसमें जल माध्यम है और बच्चों इसमें ये कोई अभिलंब है। ये क्या, कोई अभिलंब है। ये कोई प्रकाश की किरण इसमें से सरल माध्यम में जा रही है या विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, ये इसके लिए क्या होगा, ये कोण आई, ये क्या हो, कोण आई, और ये क्या हो गया, कोण आर। यानी कि ये कौन सा कोण हो गया हमारे पास में, आपतन कोण। आपतन कोण। और ये कौन सा कोण हो गया हमारे पास में, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और ये क्या है हमारे पास में, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। ये माध्यम, पहला माध्यम हो गया हमारे पास में। ये कौन सा माध्यम हो गया, जल माध्यम। जल माध्यम। और ये क्या है, वायु माध्यम। वायु माध्यम। एक तरह से ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। यानी कि जल माध्यम है तो जल माध्यम वायु के सापेक्ष बात करें तो वायु के सापेक्ष जल माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम, और वायु माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम होगा। एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, इसके साथ ही हम दूसरी स्थिति बना रहे हैं। दूसरी स्थिति में ये हमारे पास में अभिलंब हो गया। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया, आपतन कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं आपको, फिर इसमें समझेंगे हम। ये अभिलंब हो गया। इस प्रकार हमने डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी बनाई। देखो, पूर्ण आंतरिक, जिसको हम बोल रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नाम यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ रहा है लेकिन घटनाक्रम अपवर्तन से संबंधित है। घटनाक्रम किससे संबंधित है, अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, देखो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले घटनाक्रम को समझने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटनाक्रम की परिभाषा पर आने के लिए उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो क्या समझते हैं कि यहां पर एक प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, सघन माध्यम से। यानी कि प्रकाश किरण को हम देखें तो जल से वायु में जा रही है। कहां से कहां जा रही है बेटा, जल से वायु में जा रही है। और जल की और वायु की तुलना करें हम तो जल सघन माध्यम और वायु क्या है, विरल माध्यम। दोनों माध्यमों की तुलना करें सघन विरलता के आधार पर
तो जल सघन माध्यम और वायु क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण जो यहाँ है वो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो कोई प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि ये कोई प्रकाश की किरण है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट गई है, और वो इसलिए हट गई है क्योंकि विरल माध्यम में जब जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अर्थात ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अपवर्तन कोण का मान, ये तो आपतन कोण हो गया ही, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से अधिक होता है। स्पष्ट बात है, सीधी सी बात समझ में आ रही है। जब अविलंब से दूर हटेगा तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है, और ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से अधिक होता है, आपतन कोण आई से अधिक होता है। ये तो पहली स्थिति की बात कर दी। दूसरी स्थिति पर आते हैं, दूसरी स्थिति पर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, वही कोण आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं हम कि इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा रहे हैं, इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा रहे हैं, मतलब ये प्रकाश की किरण यहां से जा रही है, जिसे थोड़ा सा इधर से आपतन कोण के मान को बढ़ाया, आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया। जब आपतन कोण के मान को बढ़ा देते हैं ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान नहीं बढ़ेगा भाई। इस प्रकार से जब ये प्रकाश किरण इस प्रकार से गई तो अविलंब से दूर हटी, जब इसके मान को और बढ़ा दिया तो वह विलंब से और दूर हटेगी, तो अविलंब से और दूर हटती है। तो एक स्थिति में क्या होगा, जब आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आपतन कोण के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एक स्थिति में क्या होगा, एक स्थिति में क्या होगा कि जब आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आपतन कोण की ऐसी स्थिति आएगी जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई हम इसको आपतन कोण यहां से कोई किरण जा रही थी, इस प्रकार से किरण गई, इसको बढ़ाया, इसका मान ही बढ़ा, इसको बढ़ाया, इसका मान ही बढ़ा। एक स्थिति में जब आपतन कोण के मान को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो एक स्थिति में क्या होगा, ये अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो प्रकाश की किरण जल माध्यम से वायु माध्यम में जा रही है वो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के साथ साथ हो जाएगी, इस प्रकार से उसके समांतर हो जाएगी, उस पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इस कोण को क्या नाम दे देंगे बेटा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। मैं समझता हूं बात समझ में आई होगी आपके, क्या बोल रहा हूं मैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटे जाती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एक स्थिति में आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में उस आपतन कोण को जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। हम बढ़ा रहे हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए और एक अधिकतम स्थिति ऐसी आई जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, तो ऐसी स्थिति में इस आपतन कोण को क्या बोला, क्रांतिक कोण। अब देखो यदि हम और भी बढ़ा रहे हैं
आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए और ऐसी स्थिति आ गई जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। लेकिन अब और बढ़ा रहे हैं हम, भाई प्रकाश से किरण इधर थी, ये इस प्रकार से थी, इसको बढ़ाया तो ये भी इस प्रकार से बढ़ी, इसको बढ़ाया ये और इस प्रकार से, अब इसको और बढ़ाएंगे तो ये वापस पानी में आ जाएगी। कहां जाएगी? पानी में। यानी कि आपतन कोण के मान को जब क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है, आपतन कोण के मान को जब क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। ऐसी स्थिति क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं रिपीट करता हूं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर के उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटनाक्रम को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो क्या हो गया? आई और ये क्या हो गया? आर। ये क्या हो गया? आई और ये क्या हो गया? आर। ये घटनाक्रम क्या कहलाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार मैं तीनों डायग्रामों को साथ साथ बोलता हूं, तीनों डायग्रामों के लिए साथ साथ डेफिनेशन देता हूं तीनों डायग्रामों की। देखो क्या डेफिनेशन होगी। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति में जब आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर के उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटनाक्रम को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और देखो बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और अनेक बार एग्जाम पूछा गया है। बोर्ड के एग्जामों में अनेक बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में ये बात समझ में आई होगी आपको। यह था पूर्ण आंतरिक घटनाक्रम। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम, वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ते हैं? वर्ण विक्षेपण। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। वर्ण विक्षेपण यानी कि विभिन्न रंगों में बंटना, विभिन्न रंगों में बंटना। देखो होता क्या है कि कोई भी श्वेत प्रकाश किरणपुंज हमको दिखाई दे रहा है, सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश किरणपुंज है, तो वो श्वेत प्रकाश किरणपुंज वैसे हमको श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें 7 रंग होते हैं। उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और जब किसी माध्यम से, जब प्रिज्म जैसे माध्यम से, जब वो सफेद रंग का प्रकाश किरणपुंज प्रिज्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में जब श्वेत प्रकाश किरणपुंज उसमें से गुजर रहे हैं तो हमको वास्तव में पता नहीं है श्वेत प्रकाश किरणपुंज 7 रंगों से मिलकर के बना है। ऐसी स्थिति में जब वो श्वेत प्रकाश किरणपुंज गुजरेगा तो विभिन्न रंगों का वेग भिन्न भिन्न होगा। उस माध्यम में विभिन्न रंगों से जो मिलकर के बना है श्वेत प्रकाश किरणपुंज, उन विभिन्न रंगों का वेग भिन्न भिन्न होगा। और जब विभिन्न रंगों का वेग भिन्न भिन्न होगा, ऐसी स्थिति में जब प्रिज्म में से गुजर करके आगे प्रकाश निकलेगा और हम पर्दे पर उसका चित्र प्राप्त करेंगे, उस चित्र में हमको 7 रंग दिखाई देते हैं। और ये घटनाक्रम क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण।
यानी कि एक श्वेत प्रकाश किरण पुंज का विभिन्न रंगों में विभेदित होना, विभिन्न रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखो कैसे होगा कि जैसे ये कोई कांच की प्रिज्म है, ये क्या है हमारे पास में कोई कांच की प्रिज्म है। इस कांच की प्रिज्म में से ये कोई श्वेत प्रकाश किरण पुंज डाला, ये क्या डाला, कोई श्वेत प्रकाश किरण पुंज, श्वेत प्रकाश किरण, ये क्या हुआ यहां पर, प्रिज्म। घटनाक्रम क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ये यहां से गुजरेगा जैसे ही, तो ये इस प्रकार से ये 7 रंगों में विभेदित हो जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 7 रंगों में विभेदित हो जाता है। ये कोई पर्दा है, ये क्या कोई पर्दा है जिस पर हम 7 रंगों को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये कोई श्वेत प्रकाश किरण पुंज था। ये श्वेत प्रकाश किरण पुंज जब इस प्रिज्म पर गिरता है और प्रिज्म में से गुजर करके आगे निकलता है, वायु माध्यम में निकल रहा है वापस, और आगे कोई पर्दा लगा दिया हमने, उस पर्दे पर देखेंगे तो 7 रंग हमको क्रम से दिखाई देंगे, 7 रंग क्रम से हमको दिखाई देंगे। और 7 रंगों का क्रम क्या होगा, VIBGYOR, ये 7 रंगों का क्रम प्राप्त होता है। तो श्वेत प्रकाश किरण पुंज के इस पर्दे में से, श्वेत प्रकाश किरण पुंज के प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात पर्दे पर जो 7 रंगों का क्रम प्राप्त होता है, जो 7 रंगों का क्रम प्राप्त होता है, उस 7 रंगों के क्रम को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। जो चित्र प्राप्त हो रहा है पर्दे पर 7 रंगों के क्रम का, उसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह घटनाक्रम क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है हमको। हमने जो VIBGYOR लिखा है, ठीक है, एक पहले एक लाइन बोली जाती थी बेनी आहे पीनाला, लेकिन आजकल वो बोले बेजानी है पीनाला। किस नाम से जानी जाती है, बेजानी है पीनाला। हिंदी में बता दो मैं आपको, बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला। देखो ये 7 रंगों का क्रम है, इसी क्रम में हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला का मतलब, बे का मतलब बैंगनी, बे का मतलब क्या हुआ, बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, और ला का मतलब लाल। जैसे यहां पर है वॉलनट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसको विबग्योर बोल रहे हैं, ये विबग्योर के नाम से जानते हैं, और वैसे बोलते हैं बेजानी है पीनाला। तो ये 7 रंगों का क्रम हमको पर्दे पर प्राप्त होता है। अब देखो 7 रंगों के क्रम में क्या होगा कि इसमें जो सबसे ऊपर की ओर हमको जो लाल रंग दिखाई दे रहा, आर का मतलब रेड, ठीक है, लाल रंग दिखाई दे रहे हैं। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम हो रहा है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम हो रहा है। लाल रंग का विक्षेपण इसलिए सबसे कम हो रहा है क्योंकि लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है, और सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका हो रहा है, वी, यानी कि बैंगनी रंग का। किसका हो रहा है, वालनट का हो रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, बैंगनी बोल रहे हैं। बैंगनी का सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है।
बैंगनी का वेग सबसे कम है। बैंगनी का वेग क्या है यहाँ पर? सबसे कम है। ये ज्यादा विक्षेपित हो रहा है, अधिक कोण से मुड़ रहा है। इससे देखें हम तो ये इस प्रकार से अधिक एंगल से झुक रहा है। सबसे ज्यादा एंगल से कौन सा झुक रहा है? बैंगनी। और सबसे कम एंगल से कौन सा झुक रहा है? सबसे कम कौन से झुक रहा है? लाल रंग। ठीक है, क्या झुक रहा है? लाल रंग। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में अपने को क्रम में पूछ लेता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण को हम सिंपल रूप से परिभाषित कर देंगे कि जब श्वेत प्रकाश किरणपुंज किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटनाक्रम को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब कोई प्रकाश का किरणपुंज, श्वेत प्रकाश किरणपुंज किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो पर्दे पर जो 7 रंगों का क्रम हम प्राप्त करते हैं, उस 7 रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम क्या होता है तो क्या बता देंगे? विबज्योर के रूप में होता है। किस रूप में? विबज्योर के रूप में, या बोल देंगे बेजानी है पीनाला के रूप में होता है, और क्रम हम लिख करके बता देंगे। तो ये क्या था हमारे पास में? वर्ण विक्षेपण। आज हमने 2 टॉपिकों का अध्ययन किया, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास में पीडीएफ है, पीडीएफ में पूरी डिटेल से लिखा हुआ है और सेम प्रकार से समझाया हुआ आपको। अगर आप इसी को टॉपिक को पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में और आएगा वहां पर। ठीक है, आपने 2 टॉपिकों का अध्ययन किया, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक वर्ण विक्षेपण। ठीक है, दोनों टॉपिकों को मैं समझता हूं अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और नोट्स में आप देखेंगे, आपके पास नोट्स की पीडीएफ है, पीडीएफ से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो पूर्ण रूप से 101% आपके समझ में आएगा। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।